बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसफ़ा सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने। आज हमने एक डिस्कशन टॉपिक रखा है पेरेंट्स के साथ, और इसका जो रखने की जो रीज़न थी वो ये रीज़न थी कि बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में आम हैं, और स्पेशली पेरेंट्स को ऐसी गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसमें सिर्फ शायद उनका टाइम ज़ाया होता है, या आप कह लें कि उनका एक पैसे ज़ाया होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो रिज़ल्ट्स नहीं आते। स्पेशली मैं बात करूँगी ऑटिज़म के हवाले से, या जो भी न्यूरोलॉजिकल हमारे इश्यूज़ हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिए जाते हैं। जैसे कि कभी कहा जाता है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कुछ जी इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, कुछ इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि अगर इतना ही कोई एक्सपीरियंस्ड हो गया और इतनी ही रिसर्च इतनी उसकी ज़बरदस्त हो गई है, तो यहाँ पाकिस्तान में फिर वो क्या कर रहा है? उसको डेफिनेटली या तो अमेरिका ले जाए यहाँ से, या कनाडा ले जाए कि आपने तो कमाल कर दिया। क्योंकि आजकल दुनिया का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है ऑटिज़म। ऑटिज़म के साथ साथ डिलेड चीज़ें चल रही हैं, और ये सारी जो हैं वो ब्रेन से ही रेलिवेंट है, और उसी की प्रोसेसिंग की वजह से, या उसके अगर साइनॉप्सिस नहीं बनते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर उस तरह से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। समटाइम कनेक्शंस मिलते हैं, मैसेज प्रॉपर कन्वे हो जाता है, समटाइम नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें बच्चे ऐसे कर देते हैं कि जिसमें वो पेरेंट्स हैरान हो रहे होते हैं। तो फिर ये एक कन्फ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाती है इंसान में। और वैसे भी अल्लाह मियाँ ने एक मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं माइंड में और जो आपको परेशान करते हैं, उसके आंसर्स हम खुद से ढूंढ लेते हैं। वैसे तो ये बड़ा अच्छा डिफेंस मैकेनिज़्म है, लेकिन बात यह है कि अगर हम इस तरह से चीज़ों को लेकर चलते जाएंगे तो फिर हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे मेरे सामने आई हैं, मतलब मैं अपने तौर पे कोई भी राय या वो नहीं देना चाहती हूँ। मैं जो भी बात करूँगी उस एक्सपीरियंस की बात करूँगी, उन बच्चों की बात करूँगी जिन पेरेंट्स के साथ मेरी एक डिटेल्ड किस्म की डिस्कशन हुई है, और उसके बाद जब उनके बच्चों में रिज़ल्ट्स देखे गए हैं और जो उनके रिज़ल्ट्स आए। क्योंकि जैसे 2-4 चीज़ें हैं, अभी तो एक मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोड्स हैं और इलेक्ट्रिक वो लगा रहे हैं, और उसको मुख्तलिफ थेरेपीज़ का नाम दे दिया है, और इस तरह से एक तो वो चीज़ बहुत डिस्कशन में आती है। फिर एक और स्टेम सेल थेरेपी के हवाले से जो है वो लोग बहुत कंसर्निंग होते हैं और वो जानना चाहते हैं। अभी कुछ वाइटामिन्स के हवाले से भी कहा जाता है कि ये वाले वाइटामिन्स मिलेंगे, अमेरिका से टेस्ट हो रहे होते हैं डॉलर्स में, और वो पेरेंट्स दे रहे होते हैं। फिर कहा जाता है जी इनको ऑक्सीजन रूम में रखें। मतलब इस किस्म की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। मेरा किसी को एतराज़ करने का कतन ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल्स ये काम कर रहे हैं और हमें उसमें से रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ हमें उस प्रैक्टिस को स्टॉप करना चाहिए, ना कि हम पेरेंट्स को एक झूठी उम्मीदें या शॉर्टकट्स में मत डालें। अल्टीमेटली अगर ज़ीरो रिज़ल्ट्स हैं तो उसको छोड़ दें। हमने भी कुछ अर्सा जो है इन चीज़ों के ऊपर काम किया। जब हमने देखा कि रिज़ल्ट्स नहीं है तो हमने मज़ीद रेफरल जो है वो बंद कर दी, और एक्चुअल हम ज़रूर पिक्चर दिखा देते हैं पेरेंट्स को। उसके बाद उनका डिसीजन अगर वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल में ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इनके कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अभी भी रिसेंटली भी मेरे पास एक क्लाइंट आया और उसकी स्टेम सेल थेरेपी चल रही है, और जो है पेरेंट्स बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम कोई बहुत बाकमाल काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आपकी कमांड्स होती हैं, जो आपकी थेरेपीज़ होती हैं, थेरेपीज़ क्या है बेसिकली एक वो बंच ऑफ कमांड्स हैं, और उसमें जब आप एक स्पेसिफिक टारगेट रख के और जो जिस बच्चे की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग जब हम उसे टारगेट करके बार बार रिपीटिशन के साथ करते हैं, एक स्केड्यूल में रख कर, एक टारगेट रखकर, एक गोल रखकर, तो अल्टीमेटली वो गोल अचीव हो जाता है। वैसे भी देखें, हम नॉर्मली भी जब बच्चों की तरबियत करते हैं और हम जब इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमारा बच्चा ये मिस्टेक कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर उसको समझाना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो करें। तो सेम ये चीज़ें, तो उसके रिजल्ट्स भी आते हैं। एक चीज़ अगर एक को नहीं समझ आ रही तो हम उसको 10,000 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ये फ़ायदा है कि इसमें आपका नुकसान कोई नहीं हो रहा, लर्निंग हो रही है, और वो परमानेंट लर्निंग हो रही है। अभी स्टेम सेल थेरेपी का जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी जैसे वो करवा रहे हैं पेरेंट्स, और उसमें उनको एज सच कोई रिजल्ट्स नहीं मिले। साथ उनको रिकमेंड किया गया कि आप स्पीच थेरेपी करवाएं। अब वो जो बच्चा है वो बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी के साथ है, और उसकी एज अभी 21-22 साल है। एक तो वो बच्चा बड़ा हो चुका हुआ है,
सेकेंडली उसकी बहुत सारी हैबिट्स बन गई हैं, ये बच्चे तंग भी करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, क्योंकि इनकी थोड़ी सेंसेस एक्टिव भी होती हैं, तो फिर वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, तो फिर वो अटेंशन सीकिंग के लिए कि पेरेंट्स हमें बार बार बुलाएं, हमारा ही नाम डिस्कस हो, तो उसके लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। और वो एक वर्ड अच्छा नहीं है बट मैं यूज़ करूँगी कि ब्लैक मेलिंग वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और बड़े बच्चे को रोकना करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब एक्चुअल में ये था कि उसको सिर्फ स्पीच थेरेपी नहीं चाहिए बच्चे को, उसके बिहेवियर्स की मॉडिफिकेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, जो मोटर एरियाज़ हैं, उसके ऊपर भी जब तक प्रॉपर वर्क नहीं होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रेगुलर चाहिए होती हैं। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं CPK के वो एक आ जाती है सर्टेन एज जिसमें वो प्रॉपर चल भी रहे होते हैं, लेकिन फिर अगर साल 6 महीने हम उनकी थेरेपी स्टॉप कर देते हैं, उनको एक्टिव नहीं रखते हैं, तो अगेन वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं। तो इसलिए ये एक मुसलसल अमल होता है, और उसमें आप वो जब बच्चे को वो चीज़ें देनी शुरू की हैं तो ज़्यादा नहीं तो 20% जो है बच्चे के अंदर चेंज आया है, और बाकी जनरलाइजेशन या वो सोशलाइजेशन वाली चीज़ें वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसमें चेंज आना शुरू हो गया, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा स्टेम सेल थेरेपी की वजह से ही उसके ऊपर इफेक्ट्स आ रहे। तो इसलिए अभी हम सब लोग इतने एजुकेटेड हैं, हमें आइडिया होना चाहिए एक तो अर्ली इंटरवेंशन, क्योंकि हर दूसरे दिन यहाँ पर जो क्लाइंट्स आ रहे होते हैं उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चा सेंसरी इश्यूज़ के साथ भी होता है, बच्चा बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ भी होता है, बच्चे का स्पीच डिले या डिसऑर्डर की अक्सर और बेशतर वजह ये भी होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और बच्चा स्पीच डिले का शिकार हो, लेकिन उसके साथ जब दूसरे इश्यूज़ चल रहे होते हैं तो उसको पेरेंट्स टारगेट करते हैं, और ना ही मेरे ख्याल में थेरेपिस्ट में या डॉक्टर्स में इतनी हिम्मत होती है कि उनको कंप्लीट पिक्चर दिखाएं, और ना ही जो है वो पेरेंट्स उसको टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली रिजल्ट्स किस में और फ्यूचर किसके साथ है। चाहे तो हम आंखें बंद करके और एक छोटी सी प्रॉब्लम उसको समझ के वक्त के साथ गुजार दें, ये हमारी मर्ज़ी है, ये पेरेंट्स की मर्ज़ी है। चाहे तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसके हर एक एरिया के ऊपर वर्क करके और उसमें से जो है प्रॉपर एक चीज़ निकालें। आप लोग यहाँ जो पेरेंट्स बैठे हैं आपके सामने, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जो आपने देखा होगा कि वो अब बिल्कुल माशाल्लाह से नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, बल्कि ज़्यादा वो एक्टिव और शार्प इसलिए हो गए हैं कि उनको वक्त से पहले ही बहुत सारी चीज़ों की सपोर्ट मिल गई, तो वो उनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो अभी अपनी एज से आगे माशाल्लाह से वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी। बाकी आपके भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इन चीज़ों को लेके, बल्कि उससे पहले मुझे याद आ गया कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कौवों और चिड़ियों का पानी भी बच्चों को पिलाया जाता है, और ये खाली हम ये नहीं कह सकते कि गांव देहात की बात है, बल्कि उन पढ़े लिखे लोगों की बात है जो कि UK और US से आए हैं, और वो यहाँ से स्पेशली बॉटल्स भर के और साथ लेकर जाते हैं और बच्चे को पिलाते हैं। हाँ, उससे जरासीम तो बच्चे को लग सकते हैं कभी के और उसके, लेकिन अगर हम ये कहें कि स्पीच डेवलप होती है तो वो पॉसिबल नहीं है, शॉर्टकट्स नहीं है। सेम इसी तरह से हम खाली इसकी बात करें, हम साथ साथ जैसे स्टैमरिंग की भी बात करते हैं, हम जैसे इसके साथ आर्टिकुलेशन के जो एरर्स हैं, जो सही तलफ़ुज़ नहीं अदा करते, तो ये भी देखने को आसान है, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, और जब तक इनको प्रॉपर तरीके से हम एड्रेस नहीं करेंगे तो नहीं होता। अभी भी मेरे पास 2 दिन पहले एक वो बच्चा आया और उन्होंने कहा जी इसके पट्टे कमज़ोर हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पट्टे कमज़ोर हैं इसलिए ये स्टैमरिंग कर रहे हैं, तो अब आप भी हमें कोई विटामिन लिख दें कि हम वो जो है वो उस बच्चे को दें, और वो हो। और जब उनको डिटेल्स बताई गई कि ऐसा नहीं है, तो उन्होंने घर जाके सोचा कि नहीं ये तो बहुत कोई लंबा काम है, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं करना। अब वो क्या होता है कि अब अगर 5 साल का बच्चा है और वो स्टैमरिंग के साथ, या 6 साल का बच्चा है, क्योंकि अभी बिल्कुल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी 3-4 महीने या 6 महीने पहले उसने हकलाना शुरू किया या स्टैमर करना शुरू किया, तो अगर अभी से उसके साथ उसको एक एनवायरनमेंट अच्छा पॉजिटिव वो दे देते हैं और उसको उसकी जो मैनेजमेंट है उस बच्चे को दे देते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। लेकिन अभी हमने क्या करना है, फुल उसको बादाम के तेल भी पिलाने भी हैं और पट्टों पे लगाने भी हैं, और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि वो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अभी मैं चाहूँगी कि आपके भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, इस तरह की ट्रीटमेंट्स आपने भी डेफिनेटली सुनी होंगी, मुख्तलिफ़ जगहों पर आप लोग भी गए होंगे, और कुछ इस तरह की बातें होम्योपैथिक और ये वो बहुत बड़ी रीज़न उसकी यही है अर्ली इंटरवेंशन। मैं तो समझती हूँ मैं उस वक्त ज़िंदगी में कामयाब होंगी जब मैं लोगों को ये समझा दूँगी, पेरेंट्स को, कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइमली इनके साथ ट्रीटमेंट हो जाता। चेंजेस तो आते हैं, बेहतरी तो होती है, लर्निंग तो होती है, हर एज में होती है, लेकिन एक वो जो सिचुएशन होती है ना यस नो वाली, उसमें कैसे बचा जा सकता है, उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप उसको करते हैं। अभी मैं इसीलिए आप लोगों को भी बार बार कहती हूँ छुट्टी नहीं करवानी, छुट्टी नहीं करवानी, छुट्टी नहीं करवानी। उसका एक मकसद होता है ना, उसका यही मकसद होता है कि बच्चा जो है मैक्सिमम अगर कुछ गेट कर सकता है तो उसको करवाएं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। बेटा ये चाय ठंडी हो जाएगी, आप लेना प्लीज़। अभी कोई भी सर्व करने वाला नहीं, आपने खुद लेना है। ले ले उमर, दे दे चाय दे दो, आगे दे देना, पकड़ाते जाओ आप ले लें। देखिए उसमें ना अगर मैं सच बताऊं, खाली बिहेवियर की बात नहीं है फातिमा की लर्निंग की भी बात है, लर्निंग की भी बात है। मैं आपको बता रही हूँ कल अब वो कितने सेंटेंसेस बोलती है, बहुत कुछ। ये समझनी बड़ी ज़रूरी है कि अब ये कोई अजीब बात नहीं रही है। हर एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में बच्चे को इश्यूज हैं और उसमें स्क्रीन का भी बहुत अमल दखल है। अगर हम अपनी ज़रा लैंग्वेज और स्पीच देख लें तो हम भी पहले से बहुत कम हो गए। पहले तो हम ख़वातीन आपस में बातें करती थी या ये चल रहा होता था, अब हम क्या करते हैं, रील्स देख रहे होते हैं। तो हमारी भी तो लैंग्वेज मुतासिर हुई ना। फिर हम बुक्स पढ़ते थे, बुक्स की वो रीडिंग होती थी, उर्दू की, इंग्लिश की, नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, वो इनहेंस हो रही है आपकी वोकेबलरी। अब तो वो नहीं हो रही है ना, तो लैंग्वेज तो वहाँ भी सफ़र कर रही है। सेम यही चीज़ें इसके साथ भी चल रही हैं। अच्छा, जहाँ तक अब सोशलाइजेशन और जो गैदरिंग का है, देखिए हर एक चीज़ के स्टेप्स हैं। सेल्फ ईटिंग के स्टेप्स हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग के स्टेप्स हैं, सोशलाइजेशन के स्टेप्स हैं। अब एकदम से एक बच्चा जो बिल्कुल भी सोशलाइजेशन पसंद नहीं करता और आप एकदम से उसको भीड़ भाड़ में ले जाएंगे तो वो डेफिनेटली तंग होगा। वहाँ हो सकता है कि कोई शोर शराबा ज़्यादा हो, उसकी सेंसेस को प्रॉब्लम दे रहा है, हो सकता है बहुत कलर्स हो वहाँ पे जो उसके लिए बेचैनी का बाइस बन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों, तो उसमें आपने ये करना है कि उसका टॉलरेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है। आपने उसको ग्रुप फॉर्म में करना है, गेस्ट में लेकर जाना है, थोड़े लोगों के साथ करें, वहाँ उसकी ट्रेनिंग करें। एक मेहमान आ गया, एक और बच्चा आ गया पार्क में, उसके साथ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस ग्रुप को इंक्रीज़ करें। नहीं करना। देखिए नहीं, बाहर की कंट्रीज़ में तो वो बच्चों को वो टैग और वो दे दिया जाता है कि भाई इनके साथ आप इस तरह से आपने बिहेव नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसमें आ रही होती है। देखिए अगर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो कोई भी नहीं देगा। ये बहुत गलत बात है कि आप इन बच्चों को छुपाएं। आप अपनी प्रॉब्लम को अगर छुपाते हैं तो ये तो इन बच्चों से हट के भी एक टॉपिक है, तो वो क्या होता है, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो अगर स्टार्टिंग में ही आप उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं, किसी अक्लमंद बंदे से डिस्कस कर लेते हैं, तो हो सकता है उसके लिए आसान सी बात हो। अब ये तो मेरे ख्याल में इस्लाम में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि अगर आपको कोई मसला हो गया तो पहाड़ के ऊपर चढ़ के आप उसमें बताएं कि यार ये मसला हो गया, कोई तो बंदा आपको सही राय देगा ना, बजाय उसके कि आप छुपा छुपा के उसको रखें। कितने ही तो गलत काम छुपाने की वजह से ही हो रहे होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में देखें कि हमारी बिल्कुल आइसोलेट हो जाती है, बच्चा भी कहीं नहीं करती, मेरे इवन जाने वाली तुम कैसे पैदा हो जाती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बहुत गलत लेकिन नहीं जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा कि बच्चे को कैसे पता चलेगा कि ये दुनिया है और कैसे उसमें एडजस्ट करने। प्रॉब्लम तो होगी, मदर को तो होगी, लेकिन हो जाती हैं वो चीज़ें। और वही बात है कि पहले इसको स्मॉल स्टेप्स में करें, पहले घर से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर की तरफ चीज़ों के साथ इन्वॉल्व हो, ताकि आप भी परेशान ना हो, बच्चा भी ना हो। और जो असेसमेंट होती है वो कितने टाइम टू टाइम करानी चाहिए कि बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं देना? देखिए असेसमेंट तो एक दफ़ा डायग्नोसिस तो लेना ही होता है, ठीक है। हाँ, बार बार जो असेसमेंट का ताल्लुक होता है, जैसे अगर आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या है कि थेरेपिस्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेचारे। वो पहले उसको बच्चे को देखेंगे, परखेंगे, सवाल जवाब करेंगे तो होंगे, ऊपर से तो कोई इल्हाम आ नहीं रहा होगा, तो वो उसको रीअसेस करना ज़रूरी हो जाता है। तो अदरवाइज जो डायग्नोसिस है प्रॉपर, वो तो एक ही दफ़ा होता है ना, वो बार बार तो नहीं होता। जी देखिए उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी मैटर कर रही होती हैं। या मैं पेरेंट्स को बार बार गाइड तो करती हूँ, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे पता चल जाता है कि स्क्रीन भी बच्चे को दी जा रही होती है और बच्चे को मीठा भी दिया जा रहा है।
तो ये वाला एक तो प्रॉमिस पूरा करना है, दूसरा रेगुलर करना है। कभी हम ईद की छुट्टियां मना लेते हैं, कभी हम पता नहीं कौन सी छुट्टियां मना लेते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं ना। अभी मेरे सामने एक दो मिसालें ऐसी है कि कोविड के टाइम पे मेरे पास कोई बच्चा आता था और उसके माँ बाप मेरे से भी ज़्यादा कॉन्शियस थे, और उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना सेंटर नहीं बंद किया था, हमने थेरेपिस्ट कम कर दिए थे, बच्चों की टाइमिंग्स, एक बच्चा जब आके चला जाता था तो फिर अगला बच्चा आता था। तो वो जो मदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी भी कॉन्शियस थी, उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं की। आज उनका बच्चा APS में पढ़ रहा है और वो बेस्ट रीडर के उनको जो है बच्चे को सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और पता नहीं किस किस चीज़ के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। तो वो किया, उन्होंने मेहनत तो की, कोविड में की। अभी तो कोविड में तो दुनिया ही चेंज हो गई थी, इससे बड़ी क्या मिसाल हो। एक तो ये चीज़ है कि वो तो बच्चा ठीक हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मेरे साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि बहुत सारे कहते हैं कि बच्चे को नॉर्मल स्कूल में करो, मतलब बोल नहीं बोले स्कूल करोगे, दूसरे बच्चों के साथ रहेंगे, खुद ही सीखेगा। तो ये बच्चे पे बर्डन डालना ठीक है या वेट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन नॉर्मल मेन स्ट्रीम में दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का। देखिए, हमने अपना भी जो स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म बनाया हुआ है हमने, और जब तक बेसिक चीज़ें बच्चे के पास नहीं होती तो कोई भी अच्छा स्कूल एडमिशन नहीं देता। अगर बच्चे की सिटिंग ही नहीं है, अगर बच्चे बिल्कुल बात ही नहीं अंडरस्टैंड कर रहा, ठीक है, अगर जो बच्चा है वो इमिटेट ही नहीं कर पा रहा, अगर बच्चा आपके साथ खेल ही नहीं पा रहा, आपके साथ अटेंशन ही नहीं दे रहा, आपको आई कांटेक्ट ही नहीं दे रहा, उसको अपने नाम का ही नहीं पता, तो मुझे बताएं क्या उस सूरत में उसकी कोई लर्निंग होगी? लेकिन आपको पता है जैसे इस्लाम के मामले में हुआ था कि उसको मेन स्ट्रीम में एडमिशन तो दे दिया था, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद इस्लाम के बिहेवियर में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, ज़्यादा एग्रेसिव हो गया वो, इसलिए एग्रेसिव, हाँ जी, इसलिए देखिए हमने जी वही मैंने आपको बताया ना कि सिंपली उसको जो इश्यूज़ हैं वो सेंसरी इश्यूज़ हैं, हमें उसको समझना होगा। यही मैंने स्टार्टिंग में, आप नहीं थी, मैंने यही कहा था, अगर आप स्कूल में भेजना चाहते हैं तो बेशक भेजें, उसमें कोई उसका नुकसान तो नहीं होगा उस तरह से, अगर स्कूल एडमिशन देता है तो ठीक है। अगर खाली वो बुला के आपका टाइम वेस्ट करते हैं, अभी आपके सामने एक बच्चा था, वो 3 से 4 महीने सिर्फ रोता रहा स्कूल में, ठीक है, फिर वो हमारे पास आया और अब उसने रोना बंद कर दिया था, और उसने एक स्पीच स्टार्ट ले लिया था उसने। जैसे ही उसने स्पीच का स्टार्ट लिया तो मुझे पता चला अगेन वो स्कूल में चला गया। तो एक तो ये इस तरह की चीज़ें ठीक है आप स्कूल में करें, लेकिन जो बच्चे की नीड्स है उसको कैसे, अभी जैसे हमने सेंसरी इश्यूज़ की बात की, तो ये तो बिल्कुल हर 4-5 घंटे बाद ये तो ट्रिगर होंगी, और आप उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो जब तक वो बच्चा सुकून से आराम से नहीं बैठेगा तो वो कैसे आपकी बात सुनेगा या मानेगा? तो इसीलिए मैं कहती हूँ स्कूलिंग की हद तक हो, वो ट्रीटमेंट नहीं है आपकी। हाँ, वैसे आप चाहते हैं बच्चा स्केजुअल में आ जाए, चले थोड़ा सोशल हो जाए, इट्स अनदर थिंग। और अभी भी जैसे हमने बहुत सारा डिस्कस किया कि 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 साल के बच्चे आ जाते हैं कि स्कूलिंग ही उनकी चल रही थी, लेकिन अभी तक ना वो शेप में आए हैं, ना उनकी कम्युनिकेशन उस तरह हुई है। बेसिक सेंटेंसेस बोल देना इमिटेट करके, इट्स नॉट अ स्पीच। 2 वे कम्युनिकेशन और अकॉर्डिंग टू एज होनी चाहिए। 12 साल के बच्चे की स्पीच 12 साल के बच्चे जैसी होनी चाहिए, ना कि वो 4-5 साल के बच्चे वाली स्पीच कर रहे हैं। इस स्पीच को फिर आप क्या समझते हैं? कुछ भी नहीं। और जब बच्चे की एक बार लफ्ज आना शुरू हो जाते हैं, जैसे सामने काफी लफ्ज है और समझ गए, मतलब रैंडमली बोला, जैसे वॉशरूम जाना तो प्रॉपर बता रहे हैं, कुछ खाना जिस चीज का नाम लेके वो बता रहे हैं, तो इससे फर्दर इंप्रूवमेंट जल्दी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक 6 महीने से इसी चीज पे रुका हुआ है, उसको पैम्पर्ड नहीं है, आपको सारा कुछ ठीक है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रही उसकी स्पीच। आगे देखिए, सबसे पहले तो उसके ये 200 वर्ड्स होने चाहिए पूरे, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उसके फ्रेजेस, कि कुछ चीज़ों में वो फ्रेजेस भी बोलता है, फ्रेजेस इस तरह बोलते हैं जैसे मैं बोल रही हूँ, मुझे कॉपी करके बता दो, इमिटेशन कर रहा है ना, पूरी लाइन बोलेगा। उसमें अब ये बताएं क्या स्क्रीन है उसकी लाइफ में? अभी है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं है, आधा 1 घंटा भी है। मैं ये उतनी देर से ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी स्पीच कितनी भी डेवलप हो जाए, आप पूरे सेंटेंसेस भी बोल रहे हो और स्क्रीन आपकी अभी चल रही हो, तो वो 2 वे कम्युनिकेशन में नहीं आती चीज़ें, आधा घंटा भी स्क्रीन वो लास्ट ही आपने मुझे नहीं देगी, जब तक कि एक प्रॉपर स्पीच ना डेवलप हो जाए। जब हो जाती है फिर उसके बाद देखें आप, उसमें तो मना नहीं है ना। आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं और आप उसमें थोड़ा थोड़ा भी मीठा खाते रहें तो फिर तो क्या फ़ायदा है? 2 वे कम्युनिकेशन नहीं आती, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं, और हमें 2 वे कम्युनिकेशन ही चाहिए और लॉजिकल ही चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। और देखिए डिपेंड भी कर रहा होता है, हर केस में एक जैसी सिचुएशन नहीं होती,
लेकिन अगर हमें ये पता चल रहा है कि आपके बच्चे के केस में ये चीज़ चल रही है तो फिर तो हमें कॉन्शियस होना ही होना। और एक और चीज़ है कि नॉन वर्बल, क्योंकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल लाइफ टाइम नॉन वर्बल रहते हैं, वो बोलते ही नहीं है, शायद स्टार्टिंग में उनके ऊपर एफर्ट ना हो, लेकिन कुछ होते हैं कि एफर्ट कर भी रहे होते हैं, कुछ सिलसिला ऐसा होता है कि वो नहीं बोलते। ऐसा हुआ है ना कि नहीं? देखिए पहले होता था, अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। हाँ, अब कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में जिसमें फिर वही बात के सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो फिर उसमें थेरेपिस्ट भी जो है एक हद तक जा सकता है। लेकिन माँ को कैसे पता चले कि हमारा बच्चा वर्बल होगा? थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, कॉन्फिडेंस कैसे आएगी? देखिए उसमें जैसे हम लोग भी थेरेपिस्ट जब स्टार्ट करते हैं तो हम रिसेप्शन से स्टार्ट करते हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज से। अगर उसका वो लेवल इंक्रीज होता है और वो कुछ साउंड्स की तरफ आ जाता है या कुछ वर्ड्स की तरफ आ जाता है तो इसका मतलब है उसका जो नॉन वर्बल वाला बिहेवियर था वो ब्रेक हो गया, मतलब जैसे इसाम है, बोलेगा, आप क्या कहते हैं इसाम को? इसाम बोलेगा इंशाल्लाह ताला। उसके सेंसरी इश्यूज एक तो ज़्यादा हैं, वो हमने लाजमन एड्रेस करने हैं, और सेकेंडली स्क्रीन उसकी बंद करनी है, थर्डली उसका मीठा बंद करना है, ठीक है, फोर्थली उसको रेगुलर करना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम साल की रेशो निकाले तो पता चलता है 4 महीने ही आया था हमारे पास, तो फिर उधर हम कुछ नहीं कर सकते। तक प्रॉपर एक वर्क नहीं होता तो आपकी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं डेवलप। तो कंप्लीट पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमने कोई भी गलती नहीं छोड़ी, सिंपल से। हाँ, लेकिन देखिए उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें ना, कुछ ये है कि अंडरस्टैंडिंग का लेवल हो, कुछ ना कुछ बच्चे का इनिशिएट करना स्टार्ट कर दे, कमांड फॉलो करनी शुरू कर दे, ग्रिपिंग करनी शुरू कर दे। देखिए स्कूल का क्या मकसद है? बेसिकली स्कूल का मकसद ये है कि बच्चा एकेडमिकली काम करे, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी तरबियत जो है वो तो पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं ना, लेकिन बच्चे को एक स्केड्यूल में लाना, सोशलाइज करना, ये सारी चीज़ें जो है वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है करनी। और अगर वो बच्चा वहाँ जाता है और सिर्फ रोता धोता रहता है, सिर्फ एक वो टाइम किल करने वाली बात है, तो उसमें आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा होता है। लेकिन बीइंग अ पेरेंट मैं भी अगर इस तरह से सोचूंगी तो मैं भी शायद कहूँगी कि चलो ये शॉर्टकट है, आसानी से एक जो है हम बच्चे को हम छोड़ आते हैं और ले आते हैं और बाकी टीचर्स जाने और वो जाने तो वो कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो लॉस जो है वो बच्चे का हो रहा होता है, तो उसको नहीं हमने करना। हाँ, अगर आपने उसको अच्छी तरीके से ग्रिप किया हुआ है और बाकी हर एक चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं, साथ साथ अगर वो स्कूल भी जा रहे हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। जी, आप क्वेश्चन करें। अच्छा, फातिमा का जो प्रॉब्लम है ना, फातिमा उसकी ग्लोबल जो डेवलपमेंटल है ना वो डिलेस चल रहा है, ठीक है। अब उसमें 2-3 बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि वो भूल जाती है, सबसे बड़ा इशू ये है। उसको अगर आज हमने याद करवाया है, 4 दिन बाद अगर हम नहीं पूछेंगे ना तो वो भूल जाएगी। अभी कल एक बड़ी उसकी वो स्पीच जब थेरेपी हो रही थी तो मैं उसको नोटिस कर रही थी कि बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें हैं वो उसमें फिर कंफ्यूज हो रही थी। अब हो सकता है उसने 1000 दफ़ा वो एक्टिविटी कर ली है, लेकिन अगर हमने 4 दिन उसको रिपीट नहीं किया तो फिर वो उसमें चलेगी। दूसरी ये चीज़ होती है जो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, यहाँ बच्चे बोल रहे होते हैं थेरेपिस्ट के साथ या कर रहे होते हैं, लेकिन घर में जाके नहीं कर रहे होते, यही बात है। उसमें ये एक तो बात यह है कि जो थेरेपिस्ट का एक तो जो तरीका होता है, जिस तरीके से उसने काम किया होता है, उसकी वो टिप्स के ऊपर चीज़ें होती हैं और उसको पता होता है कि इसको किस तरीके से मोटिवेट करके मैंने इससे आंसर लेना है और वो उस टेक्निक के साथ कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स को वो टेक्निक्स नहीं शायद पता होती कि अभी जैसे मैं एक बच्चे को प्रेस कर रही हूँ अपने अंदाज से, या मुझे पता है इस बच्चे को मैंने जो है वो कैंडी देनी है, या मैंने इस बच्चे को स्टार देती हूँ तो इसको अच्छा लगता है, या इस बच्चे को मैं वर्बली कोई कहती हूँ, या मैं इसको खेलने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, या मैं इसको कोई टॉय इसकी पसंद का दे देती हूँ, तो उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक तो वो सब्र और तहम्मुल से टोटली फोकस्ड होके उसी पॉइंट के ऊपर रह के बच्चे के साथ कर रहे होते हैं, 1-on-1 चीज़ें चल रही होती हैं, बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, ठीक है। जी, अभी मैं वो आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ कि वो घर में ना बोलने का। दूसरी बात ये होती है जर्नलाइजेशन। अब जर्नलाइजेशन, अब
मकसद ही क्या हो रहा है बच्चे को यहाँ रखने का या थेरेपीज देने का कि उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो सोसाइटी में किसी भी कोने पे हो, कोई भी नया बंदा हो, वो उसको एग्जैक्टली आंसर भी करे और एग्जैक्टली उसको लर्न भी करे। अब होता ही है कि जैसे घर में माएँ कर रही होती हैं तो वो जाहिर है वो उस तरह से उसको फुली फोकस्ड नहीं कर रही होती। तो मैं यहाँ पर भी माओ को कहती हूँ, अक्सर माएँ कहती हैं जी हम सारी दुनिया के काम छोड़ देंगे, हम इस बच्चे के साथ ही हो जाए। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि सारे काम नहीं छोड़ने हैं आपने। अगर 1 से 2 घंटे बल्कि 1 घंटा भी अच्छा वाला अगर आप रखते हैं बच्चे के साथ, ठीक है, जिसमें वो बच्चा और आप हैं और वो एक टारगेट है आपका, जो भी उसकी डायरी में या रिपोर्ट गई हुई है आप जस्ट उसकी रिपीटिशन करवाएं। कुछ दिनों में आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी अपने बच्चे की कि वो बच्चा क्या चाहता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसको लेकर आगे चल भी सकती हैं। और वैसे भी जब बच्चे या कोई भी आप देखें ना, अगर नॉर्मल स्कूलों की भी हम बात करें तो बच्चे बहुत एक अलग सा बिहेवियर शो कर रहे होते हैं स्कूल में, और हम लोग भी जाके हैरान होते हैं हमारे ही बच्चा है इतना सिविलाइज्ड हुआ और इतने मज़े से ये काम कर और इतनी तमीज़ है। तो वो चीज़ें एक अलग चल रही होती है। घर में वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी फील करता है, पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड भी लेता है, फिर उसको पता होता है अगर मैं ये ज़िद करूँगा तो मुझे आज़ादी भी मिल जाएगी और मुझे कोई बाउंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है कि जब तक वो टारगेट हमने अचीव नहीं करना तो हमने नेक्स्ट पे नहीं जाना। तो ये सारी चीज़ें। और ज़िद की जहाँ तक बात है, देखिए 90% केसेस में बच्चे यहाँ ज़िद नहीं कर रहे होते क्योंकि उनको पता होता है कि हमें क्या रिएक्शन मिलना है और क्या रिज़ल्ट मिलना है। अब हमारी जो थेरेपिस्ट है, मैं कहती हूँ कि वो कितने भी फासले से बच्चे को कमांड दे देंगी ना उधर से भी, तो बच्चे ने फ़ौरन से फॉलो कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली इसके साथ बैठना और इसी के साथ मैंने काम करना है और इसने मुझे ये बात सिखाई भी और मैंने इस तरीके से करनी है। तो उसमें तो ना तो कोई डांट डपट होती है, ना कोई गुस्सा होता है, ना सख्ती होती है, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस ऐसे सीरियस और वो होने चाहिए कि बच्चा अंडरस्टैंड करे कि ये मुझसे क्या चाहता है। हमारी समटाइम स्माइल और हमारा गुस्सा भी इवन वो भी उनके लिए बड़ा एक फ़न होता है। जैसे भी आप पता नहीं उस वक्त थी कि नहीं, कि जैसे अटेंशन सीकिंग एक बिहेवियर होता है कि बच्चे कहते हैं बस मैं ही मैं हूँ और वो सब हो जाए। दूसरा वैसे भी नॉर्मली भी तरबियत के हवाले से ये एक बहुत अहम चीज़ है जो हम सबको समझनी होगी, वो ये है कि हमने बच्चे को फॉलो नहीं करना या उसके बच्चे के पीछे नहीं चलना, बल्कि बच्चे को ये चीज़ सिखानी है कि हम उससे क्या चाहते हैं। जब हम उसकी ज़िद पूरी कर देते हैं तो फिर डेफिनेटली बच्चे को तो पता लग गया। अब उसको ये पता लग गया कि जब मैं 5 मिनट रोता हूँ ना तो मुझे चीज़ मिल जाती है, मुझे 5 मिनट रोना है, फिर उसने रोना ही रोना। अच्छा, अगले दिन हम कहते हैं कि नहीं आज नहीं हम देंगे इसको, फ़ौरन नहीं देंगे, हम उसे आधे घंटे तक रुलाते हैं। फिर क्या होता है, आधे घंटे बाद फिर हमने उसका स्टेमिना इंक्रीज़ कर दिया, वो आधा घंटा रो सकता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपने माइंड में एक बात रख दी है कि मुझे ये चीज़ देनी है तो फिर आप उसको दे दें, और अगर नहीं देनी तो उसके ऊपर आपने कायम रहना। बच्चे के ब्रेन में ये डालनी है हमने कि हम जो चाहते हैं वही होगा बेटा, आप जो चाहते हो वो नहीं हो सकता। और डेफिनेटली कोई भी पेरेंट्स या टीचर्स जो हैं वो कोई गलत तो उससे टारगेट रख के नहीं मनवा रहे ना। तो ये ज़िद तो वैसे भी मेरे ख्याल में नॉर्मली भी अगर हम अपनी सोसाइटी में अगर करेंगे तो फिर हम तो मार ही खाएंगे, फिर लोग कहेंगे आप ज़िद कर लें तो हम जा रहे हैं अल्लाह हाफ़िज़। जी जी या अपनी कमांड जो हमें इशारों से समझा देता है जब भी उसका दिल करे, जब उसका दिल करे वो ये बोल के समझा देता है। इसके लिए इस तरह की उसकी प्रॉपर क्यों नहीं? देखिए उसकी यही तो, अगर हम ASD की बात करते हैं तो यही तो बात चल रही है उसमें। बच्चे क्या IQ लेवल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बल्कि अपनी एज से आगे। अभी भी जैसे वो 2 बच्चे आए हैं और वो बता रही हैं जी जब ये 1.5 साल के थे तो ये बुक्स भी पढ़ते थे, ये अल्फ़ाबेट्स भी देखते थे, और अभी वो 2 साल का बच्चा और उसने मुझसे पेन लेके और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बताएं नॉर्मली ऐसा होता है कि 2 साल का बच्चा पेन और पेपर समझ के तो लिखना शुरू कर दे। अब पेरेंट्स भी यहाँ कंफ्यूज हो रहे होते हैं, फिर उसके अलावा वो जंप भी करते हैं तो वो नीचे गिरते भी नहीं है, सब कैलकुलेटेड होता है। फर्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पर तो मुझे डर हो रहा होता है कहीं सर ना लग जाए टेबल को, वो मज़े से यहाँ ऊपर चढ़ के और यहाँ से भी जंप कर देते हो, बिल्कुल सेफली नीचे लैंडिंग हो जाती है। इनके अंदर सब कुछ है, सिंपल वर्ड्स में ये बोलना नहीं चाहते, ये करना नहीं चाहते। तो इसी चीज़ पे देखिए ना आप, वो जब मैंने कहा कि सेंटेंस बोलते हैं तो उनको आता है तो बोलते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं बोल देते।
इरिटेशन में इसीलिए कि वो उनका जब हम उनका पीक पॉइंट पे उनको ले जाते हैं, अभी आप किसी से नहीं बात कर रही, लेकिन मैं आपको इतना गुस्सा चढ़ा देती तो आप कहेंगे आप मुझसे बात मत करो, मैं बात नहीं करना चाहती। तो सेम यहाँ पर है। देखिए हर दफ़ा एक ही टेक्निक नहीं इम्प्लीमेंट होती, ये भी आप देख लीजिएगा। सम टाइम अगर वो खुशी में है तो तब भी वो बोलेंगे, सम टाइम उनको कोई चीज़ चाहिए तब भी बोलेंगे, सम टाइम वो बहुत तंग हो रहे हैं तब भी बोलेंगे, यानी कि उनको पीक चाहिए। अदरवाइज जब वो इशारा कर देते हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत है 2 जुमले बोलें कि मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पानी दे दें। वो ऐसे कर रहे हैं या बोतल की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो आप पानी दे देते हैं उन्हें, तो फिर से क्या मुसीबत है इतनी लंबी इसमें प्रोसेस में पड़ने की। उनको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता उनको कमांड फॉलो करना अच्छा नहीं। देखिए उनके कुछ प्रायोरिटीज़, उनके कुछ गोल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं जो हमारे लिए मुश्किल हैं, और जो चीज़ें हमारे लिए बड़ी आसान हैं वो उनके लिए बहुत मुश्किल है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही होती है? सोशलाइजेशन में। लोगों से मिलना जुलना तो हर इंसान को अच्छा लगता है, उनको नहीं अच्छा लगता, ठीक है। लोगों से बातचीत करना, किसी भी पॉइंट पे इंसान दोस्ती तो करता है, बात तो करता है, पेरेंट्स से तो डिमांड तो करता है, उन्हें नहीं अच्छा लगता। बिहेवियर्स जो हैं जो सब कर रहे हैं 99% लोग वही फॉलो करने लग जाते हैं। आप यहाँ अगर मीटिंग में बैठे तो आपको पता है चुप करके बात सुनी है, जहाँ पर कुछ फ़नी कुछ हो रहा होगा वहाँ आपकी और होगी, कोई एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ आपकी कुछ और हो रही होंगी, तो आप उस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आप अपने आप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनको चेंज करना मुश्किल हो रहा है, ये बिहेवियर्स को उस तरह से अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। इनको बताना पड़ता है कि सिटिंग के टाइम सिटिंग है, स्टडी के टाइम स्टडी किस तरह करनी है, सोशलाइजेशन है तो वो कैसे करनी है, शेयरिंग है तो कैसे करनी है, बिल्कुल बेसिक टास्क है। फिर उसके अलावा भूख वाली सिचुएशन होती है, तो अगर वो भूख उसकी नहीं ख़त्म होगी तो फिर वो उसको डिस्टर्ब करेगी, तो वो तो मस्ट ही मस्ट है। लेकिन जैसे स्पीच के हवाले से उसको हमने कुछ करवा दिया या कुछ अगर बिहेवियर्स हमने उसके मॉडिफाई करवा दिए, उसको कुछ स्केड्यूल्स बता दिए, तो वो नहीं वो भूलेगा। बहुत भी हुआ तो हो सकता है 10 to 15% जो है वो उससे रिवर्स हो जाए, लेकिन अदरवाइज वो उसको दोबारा से जब स्टार्ट करेंगे तो वो आ जाएंगी चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम है। इधर सवाल है जी जी। ये तलाक जो है खाने का मसला है। हम जब उसको खुद बिताते हैं ना, एक खाना एक रोटी खाते हैं थोड़ा सा, तो फिर साइड पे हो जाएगी, फिर आ जाएगी, इसका खुद तो नहीं खाते, उसने मैंने उसको रोटी दी है, सब कुछ कहा है होने लगी, वो रोटी से भी किसी तरह। और दूसरा ये जो बिस्किट है उसको देते हैं, ये पूरा मुंह में डालते हैं, इसी तरह आधा नहीं खाते। उसका तरीका है, उसका सिंपल एक ये है कि बच्चों को ख़ास तौर पे जब हमने इंडिपेंडेंट करना है ना खाने पीने के लिए, तो हर एक चीज़ की ट्रेनिंग देनी होती है पहले, ठीक है। अब खाने पीने की भी क्या ट्रेनिंग है, यहाँ पर तो वो टीचर सामने बैठा है, जब तक बच्चा लंच नहीं पूरा करता उसकी तवज्जो किसी और चीज़ पे नहीं है, ठीक है। वो उसको चाहे वो छोटे छोटे चंक्स में दे रहा है, चाहे उसके मुंह में नवाले डाल है, उसको पसंद है नहीं पसंद है, उसने करना ही करना है। लेकिन घरों पे आमतौर पे यूँ नहीं होता, बहुत कम ऐसा होता होगा कि वो पेरेंट्स 100% उस पर तवज्जो करें। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे को सेल्फ ईटिंग पे लाने के लिए, जैसे अभी ये मैं बैठी हुई हूँ ना, तो आपने उसके पीछे खड़ा हो जाना और आपने उसका हाथ से हाथ बांध जाना, दूसरे हाथ से हाथ से, और उसी से ही निवाला तोड़वाना और उसी के मुंह में डलवाना। जिद करेगा, वो रोएगा। देखिए वो उसकी रीज़न ये है कि उसके सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो हर एक चीज़ नहीं खाना चाहता। देखिए ना, अब जो सेंसेस हैं हमारी 5 हैं, उन 5 में से एक हमारी टेस्ट वाली है। अब हो सकता है हमें तो रोटी बहुत पसंद है, लेकिन तलाल को हो सकता है वो चुभ रही हो गले में। अब आपको कोई चुभती हुई चीज़ खिलाए तो आप क्या करेंगे? आप तो कोशिश ही करेंगे कि अवॉइड ही हो जाए, मेरी से जान छूट जाए। तो सेम तलाल के साथ भी ये हो रहा होता है कि वो उसकी जो पसंद का खाना नहीं होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल क्या है हर एक बच्चे के लिए, हर एक चीज़ के लिए, कि जो एक नॉर्मल एज का बच्चा उस एज का करता है वो हमने इस बच्चे को करवाना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, तरद्दुद होगा, लेकिन क्या है आहिस्ता आहिस्ता वो उस चीज़ पे आ गया। अभी भी जैसे सेंसरी इश्यूज़ के मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ ना, लोग जाके सिर्फ सेंसरी वो करवा रहे होते हैं प्रैक्टिसेस, तो उसमें क्या होता है, या जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें क्या हो रहा है कि बच्चा जो करना चाहता है उसको करने देते हैं कि जी बच्चे को तंग नहीं करना, लेकिन उस सब में नुकसान हो रहा होता है। इस तरह तो फिर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी स्कूल में नहीं डालना चाहिए। मैं तो बजाते खुद नहीं कभी पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, तो भेजा ज़बरदस्ती तो आज पढ़ लिया। तो सेम यही बात है कि जब तक आप बच्चे को समझाएंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, तो वो तो नहीं करना चाहता। तो अब उसमें हमने ये करना है कि बेशक वो मुंह से निकाल के थूक भी देता है ना, तो हमने एक टारगेट रखना है कि इतना पीस तो हमने इसको खिलाना ही खिलाना है और इसके हाथ से खिलाना है। और उससे पहले ना बच्चे की जान छुटनी है ना मेरी छुटनी है। उसके लिए आप डिफरेंट कलरफुल बर्तन रख सकते हैं, स्पून चेंज कर सकते हैं, बच्चे जिसमें अट्रैक्ट होते हैं।
वैसे भी तो देखिए ना, छोटे बच्चे, हर बच्चा ही नखरे कर रहा होता है कि मैंने नहीं खाना, तो उसके लिए फिर इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, उसके साथ कोई बातचीत की जाती है, कोई पोएम्स पढ़ी जाती हैं, फिर बच्चा खुशी से अपने मुँह में नवा डालता है। जिस तरह ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, जी जी। पहले तो 2 महीने में सही चला था, ये कोई बात भी शुरू हुई, बात पढ़ रहा था, ओके बोला था, बर्थडे बोला था, आनी बोला था, इस तरह बहन का नाम ले रहा था। अभी वो सारा भूल चुके हैं, वो अपने हालात पे पेश आ रहा है। एक बात अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैं वो वाली राय दूंगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी है ना, मैं आपकी राय को बहुत वो करूँगी ना ही मैं जो इसकी टीचर्स या जो थेरेपिस्ट है उनकी राय को जाऊँगी। तलाल में जो मुझे अभी जो प्रोग्रेस नज़र आई है, जिस तरह तलाल का एक बिहेवियर होता था कि उसको जैसे ही हमने थेरेपी के लिए बिठाया ना, तो वो उसका क्राइम स्पेल्स आ जाते थे, इतना वो रोता था कि जैसे पता नहीं कोई क़यामत टूट पड़ी है। अभी ये हुआ है, जो कल उसका सेशन हो रहा था, तो वो खुद आया है चल के, ठीक है, और वो आके बैठा है, और उसके साथ वो जब वो रिंग वाली एक्टिविटी कर रहे थे, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100%, लेकिन उसने 20 to 30% उसमें इंटरेस्ट लिया कि उसने कभी वो उसको पकड़ता था, कभी रखता था, कभी डाल भी देता था बहुत ज़्यादा कमांड में। एक तो ये चीज़ हो रही थी। दूसरा फिर उसके वो कोई राइस वगैरह शायद कल आए हुए थे या क्या थे, तो वो जो है वो भी उसको वो खिलाने की कोशिश की जा रही थी, तो वो उसको ले रहा था। अच्छा, अब एक तो ये मुझे है कि उसमें से मीठा आपने ज़रा बंद करना है, जो बिस्कुट और जो चीज़ें बेचते हैं, हाँ अभी बंद किया ना। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा वो स्टेबल हुआ है इस चीज़ में। तलाल के साथ भी मसला सेंसरी इश्यूज़ वाला बहुत है। अभी जैसे आप खाने की बात कर रहे हैं ना, तो मैं तो यही बता रही हूँ पेरेंट्स को भी, अब हमें लगता है कि जी ये बच्चा बैठ नहीं रहा। अभी वो बैठ नहीं रहा का क्या मकसद होता है कि वो उसको सेंसरी इशू होता है, और वो क्या करता है कि उसको वो सीख कर रहा होता है मूवमेंट को, तो वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हिल रहा होता है। हमें लगता है कि ये तो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है और जो है ये पता नहीं घूमना, इन एक्चुअल उसको वो इतनी मूवमेंट फील नहीं हो रही। वो समझता मैं तो इधर से इधर तक गया हूँ, क्या मसला आ गया इन सबको। तो ये अंदर से उसको चीज़ें, अगर ऐसे हमारे जिस्म में हमें चूंटियाँ काटती हुई महसूस हो, तो हमारे अंदर क्या होगा, बेचैनी होगी, एंजाइटी होगी, हमें सुकून ही नहीं आएगा, हम कहेंगे दरवाज़ा खुले और हम बाहर निकल जाए। ठीक है, अब बच्चे ये बातें नहीं बता सकते, तो फिर वो इन चीज़ों से डिस्टर्ब हो रहे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है स्पीच में, बिहेवियर्स भी मॉडिफाई हो जाते हैं जल्दी। 2 से 3 महीनों में बच्चे में एक बहुत अच्छे बिहेवियर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं कि बच्चे, मसला कहाँ पर आता है, जहाँ उनकी सेंसरी इश्यूज़ आते हैं। मुँह में चीज़ें डालना, टिक के ना बैठना, हाथों के साथ खेलना, अपनी पसंद का ही सिर्फ खाना खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, ये टाइम टेकिंग होते हैं, क्योंकि वो एक अर्जिज़ है जो उनके अंदर से चल रही होती है। आप अंदर से या आपको शदीद भूख लग रही है, तो आप क्या करेंगे वहाँ, आप तो बेबस हो जाएंगे ना। अच्छा, ऐसा पेरेंट हमारा फोकस होता है कि बच्चा बस बोले, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि बच्चे के बिहेवियर पे काम करें, कि वो पहले बैठना सीखे, उठना सीखे, बोलना, हमारा प्रायोरिटी बोलने पे। देखिए, जब हम लोग भी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो हम पेरेंट्स की चॉइस पे तो हम कहते हैं वोकलाइजेशन का, लेकिन सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसकी सिटिंग, बैठे वो अपने जितना टाइम होता है, जितना एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसका टाइम है, उसमें वो उतना बैठे, कमांड को फॉलो करें। ये नहीं कि दिल किया तो मान लिया, दिल किया तो नहीं। हर दफ़ा ना भाई, अगर 3-4 साल का बच्चा, उसको तो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो 2 स्टेप्स कमांड तक इजीली जा सकता है। लेकिन हमारे बच्चे क्या होते हैं, 1 स्टेप कमांड की भी मर्जी कर रहे थे, मान दिल किया तो मान लिया, दिल किया तो नहीं की। तो ये आप सारा वो बेचारे खुद से नहीं कर रहे होते, उनका जो ब्रेन उनको लीड कर रहा होता है वही कर रहे थे। जैसे बच्चा जैसे मेरी बेटी है, ठीक है, तो मैं उसके साथ थोड़ी सख्ती भी कर रही हूँ, वो समझ जाती है। इस्लाम सख्ती नहीं समझता, मतलब अक्सर इसमें होता है कि मैं उसको डांट रही होती हूँ और मुझे हंस के चला जाता है। अक्सर होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो इन बच्चों के साथ नहीं, देखिए इसके साथ सख्ती नहीं करनी। देखिए वैसे भी यही बात है कि आपने इन बच्चों को, हम भी 1-on-1 करवा रहे होते हैं ना चीज़ें, उसको वो सिखा रहे होते हैं कि ऐसे खाना है, ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात करनी है। उन्होंने वही कुछ सीखना है जो आप उसे सिखा रहे हैं। अगर आप उसको मारना, गुस्सा करना सिखाएंगे तो वही करेगा। मैं तो देखिए बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, वो इनडायरेक्टली बता भी देते। देखिए मैं समझ सकती हूँ, अगर 24 आवर्स अगर आप एक बच्चे के साथ रह रहे हो और वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ के साथ है, तो आप भी तो ह्यूमन बींग्स हैं ना, आपका भी स्टेमिना ख़राब हो सकता है कभी, तो वो इन चीज़ों में होते हैं। तो उनको सख्ती से इसी बात से मना किया जाता है कि जो आप रवैया इनके साथ करेंगे, शाउट करके बोलेंगे, ये भी शाउट करके बोलेंगे। बच्चा बैठ नहीं रहा, खाने के लिए उसको बिठाया है, चलो अभी उसको देने के बाद में भूख लगी खा लेगी, लेकिन कई ऐसे होते हैं
मेहमान आ जाते हैं, बच्चा बीच में आके उछल है सोफे पे, उसके लिए फिर सबसे पहला क्या पॉइंट था, सिटिंग डेवलप करनी है। हम तो यहाँ कर रहे हैं, घर में भी करनी है, वो तो हो उसको बिठाना ही बिठाना है। लेकिन अब अचानक अगर करना पड़े तो उनको डांटेंगे देखिए तो क्या नहीं, डांटना नहीं है उनको, हाँ प्यार से ही आप करेंगे। आप उसको देखिए, यहाँ मेरे पास आते हैं ना बच्चे ऑफिस में आके, वो क्या करते हैं, आते ही चीज़ें छेड़ना वेड़ना ये वो सब स्टार्ट कर, फर्स्ट टाइम आए होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ, 2 से 3 एक्टिविटीज़, या मैंने अक्सर वो रिंग टावर रखा होता है और ना भी नज़र आ रहा हो उस बच्चे को नज़र आ जाता है, तो वो आके वो निकालते हैं, वो उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है। अभी सर 2 बच्चे आपने देखे थे, देखिए वो फिर आप ये ब्लेम ना करें कि ये बच्चा प्रॉब्लम के साथ है तो करें, तो कोई भी कर सकता है। लेकिन इन बच्चों के साथ नहीं, उसमें ऐसा नहीं करना, सख्ती करनी चाहिए, अब बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो बिगड़ नहीं पाएंगे, नहीं बिगड़ेंगे। क्योंकि हम देखिए बच्चों के साथ- ये बच्चे जो है, जो इश्यूज के साथ है, ये आपके दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। ये तो है इनको आप एक रूटीन सिखा देंगे ना अगर कि ये ऐसे करना है, जी। दूसरे बच्चे गड़बड़ करेंगे, ये नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ऑफ टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, अक्सर जब इस तरह बच्चे का प्रॉब्लम होता है तो माएँ खास तौर पे वो आइसोलेट हो जाती है, ना वो किसी गैदरिंग के साथ गलत होती है। ना वो किसी सोशलाइजिंग में करती है, क्योंकि तो फिर बच्चे को कैसे कहाँ सिखाएंगे? जाएगा, कहाँ जाएगा कि बच्चा थोड़ा awkward है, क्या कर रहा है, तो ये चीज़ ठीक है बच्चे को अपने आप को आइसोलेट कर, नहीं, इट्स वेरी रॉन्ग। देखिए नहीं, सोसाइटी में किस तरीके से देखिए थेरेपी के हवाले से तो मैं ये बात करूँगी कि उसकी कुछ इस तरह से कि हमारे कुछ बच्चों ने करवाया, ठीक है, हमारे अपने ही रेफरल थे और हमने कहा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, और उस वक्त वो थी भी ज़रा चीप थी, इतनी नहीं थी, मैं क्या में 7-8 लैक्स में वो हो जाती थी अगर 2 डोज भी देते थे उसमें बच्चे को। बेसिकली तो वो सेल्स बच्चे से ही निकाले हुए होते हैं और वही उसको प्रोसेस करके और बच्चे में दोबारा लगा दिए जाते हैं, तो वो बूस्ट कर देते हैं। अब उसमें ये था कि जैसे अब 100 सेल्स अगर डाले हैं बच्चे की बॉडी में IV करके या जैसे भी करके, तो वो उसके बाद क्या होता है कि वो स्प्रेड हो जाते हैं, और वो स्प्रेड हो जाते हैं, हो सकता है 20 जो है वो लंग्स में चले गए हैं, 20 हार्ट की तरफ चले गए हैं, 10 ब्रेन की तरफ चले गए हैं, 10 कहीं और चले गए हैं, तो वो सारे स्प्रेड हो गए। तो इसलिए आप ये नहीं समझ सकते कि कितने परसेंट, 100 का मतलब 100 नहीं होगा। इसी तरह का मैंने केस देखा था CP में, टू बी वेरी ऑनेस्ट 20% 30% से ऊपर के रिजल्ट्स नहीं थे। और अगर हम न्यूरोलॉजिकल बात करें, स्पेशली ऑटिज़म की अगर हम बात करें, तो उसमें से एक भी केस मेरे सामने मेरी प्रैक्टिस में 20 सालों में नहीं आया कि जिससे फ़ायदा हुआ हो। और जो ये हम जो थेरेपी की इलेक्ट्रिक और वो उसकी जो मैं बात कर रही हूँ, आज से 15 साल पहले मेरे पास वो खातून आई थी, और वो भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी खातून थी, और वो बच्चे को लेकर जाती थी और सब कुछ होता था। और एट दी एंड मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि आपको कोई कितने % रिजल्ट्स मिले, तो उन्होंने कहा 0%। तो जब एक चीज़ हमें पता चल रही है कि वो रिजल्ट्स नहीं दे रही है, तो फिर हम वो प्रैक्टिसेस क्यों करें? हाँ, कोई ऐसी चीज़ है तो हमें भी बताएं, हम तो चाहते हैं कि बच्चों की बेटरमेंट हो, कोई शॉर्टकट हो जाए, वालेकुम अस्सलाम, कोई ऐसी आसानी हो जाए कि हम जो है बच्चों को फौरी तौर पे ठीक करें, क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि बच्चे में प्रोग्रेस है। मैं तो हमेशा से यहाँ पर भी आप लोगों को यही कहती हूँ कि हम बच्चों को बहुत प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं बच्चे के जो एरियाज़ हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम ठीक करें और उसको जो है हम मेन स्ट्रीम में भेजें, ताकि वो एक बड़ी सोसाइटी में जाए और बाकी लोगों के साथ मिले। यहाँ पर ठीक है, हम उसको रेडी भी करेंगे स्कूल के लिए, कर लिए एजुकेशन भी देंगे, सब कुछ हम करेंगे। हाँ, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जिन्हें अर्ली इंटरवेंशन नहीं मिली या बड़े हो गए, तो उनके लिए हमने प्रॉपर एक स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया। वो 7th क्लास तक जो बच्चे यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारी बेसिक यही कोशिश होती है, क्योंकि पेरेंट्स की भी ये ख्वाहिश होती है और हमारी भी ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा एक अपने बाकी बहन भाइयों के साथ जो है वो एक स्कूल में जाए वगैरह। जी, आप बहुत लेट हो जाता है असल में। देखिए, असल में डायग्नोसिस तो हो जाता है, अगर मैं सच्ची आपको बात बताऊं, प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ें तो सामने आ जाती हैं, लेकिन टैगिंग जो है ना वो नहीं होती है उस तरह से। लेकिन मेरे पास बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं, उनमें जैसे 14 मंथ्स के बच्चे की भी मेरे पास ठीक ठाक एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उसके हर एक एरिया को असेस किया हुआ था, हर एक मिन्यूट एरिया का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अभी भी मेरे पास एक US से आई हैं, तो वो बता रही हैं कि जी 18 मंथ्स में जो है बच्चे के वो हो गए। अब
असल में होता भी यही है कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल केसेस में बच्चे पैदाइश के वक्त बिल्कुल ठीक होते हैं और वो आई कांटेक्ट भी दे रहे होते हैं, नेम रिस्पॉन्डिंग भी होती है, सोशल स्माइल भी दे रहे होते हैं, बातों को समझ भी रहे होते हैं और अपनी उम्र के मुताबिक वो सवाल जवाब भी कर रहे होते हैं। मैंने तो ऐसा भी बच्चा देखा जो उम्र परफॉर्म करके आया 1.5 साल का, सब कुछ वो ठीक करता रहा, उसके पिक्चर्स वीडियो सब कुछ था। लेकिन फिर क्या होता है कि आफ्टर 18 मंथ्स से लेके 24 मंथ्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। उसमें फिर पेरेंट्स का ये मानना होता है कि वो दूसरा हमारा बच्चा आ गया था, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, इसको हमने इनको इग्नोर कर दिया, या हमसे ये गलती हुई, मैं बिज़ी हो गई, मैंने उसको मोबाइल दे दिया और ये स्क्रीन की वजह से। मैं मानती हूँ एक फैक्टर है स्क्रीन का और लैंग्वेज डेवलपमेंट में वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन जो बेसिक जैसे चीज़ें होती हैं कंप्रीहेंशन में, जैसे मामा बाबा है, अगर टंग टाए भी हो तो मामा बाबा के लिए टंग एलिवेट नहीं होती है, वो बग़ैर ज़ुबान उठाए भी आप मामा बाबा कह सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि वो मामा को मामा और बाबा को बाबा क्यों नहीं कह रहे? ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो वो चीज़ें भी जो हैं आ रही होती हैं। फिर उसमें 24 मंथ्स या 2.5 साल तक, सम टाइम वो 3 साल तक भी चली जाती हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम उसको फ्रेम में नहीं रख सकते ना। यानी कि 1.5 साल से लेके तो 2.5-3 साल तक बच्चा जो है रिग्रेशन में चल रहा होता है और वो अपनी मिस्टेक समझी जा रही होती है और स्क्रीन को ब्लेम किया जा रहा होता है, वैक्सीन्स के नाम आते हैं। अब आई डोंट नो, हो सकता है ये एलिमेंट्स हों, लेकिन 100% एक भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर लेना भी गलत है। तो हाँ, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो बिल्कुल एक नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, उनको कुछ स्पेसिफिक ऐसे ग्राफिक्स या कार्टून्स दिखाए जाते हैं, जैसे कोकोमेलन की अगर हम बात करें, कि बच्चा अपने आप को उसी दुनिया में महसूस करता है कि मैं चला जाऊँ और उसको फिर वहाँ से बाहर निकालना मुश्किल होता है। मैंने खुद अपनी एक फैमिली में बच्ची देखी थी और उसके यही सारे साइन सिम्टम चल रहे थे। वो जैसे हमारा अक्सर होता है जिस सीक्वेंस में चीज़ें लगा रहे हैं, तो एक ये आ गया, सोशल नहीं हो रही, कोई गेस्ट घर में आ गए तो उसने रोना शुरू कर दिया है, बात नहीं हो रही, सब कुछ हो रही है। तो दूसरी तरफ कोकोमेलन का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है, तो वो जैसे जैसे कम हुआ तो वो उसके साथ साथ वो 1-2 महीने में नॉर्मल हो। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप स्क्रीन बंद भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी आप महसूस करते हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, अंडरस्टैंड नहीं करे, तो फिर आपके कंसर्न्स मिलते हैं। हाँ जी, तो ऐसे भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ऐसे भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी होता है। असल में जो सेंसरी इश्यूज़ है ना, ये अलग से भी देखिए, हम लोग हर चीज़ ऑटिज़म के साथ नहीं कर सकते। जी जी, उसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे हम अपने एक कान से सुनते हैं, और अक्सर मैं ये रिपीट भी करती रहती हूँ कि यहाँ से हम सुन रहे हो और हमें कोई कह रहा है कि कैसे हैं आप, तो वो उसको कंप्रीहेंड हम कर रहे हैं। अब कंप्रीहेंशन वाला एरिया उसको कह रहा है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करना है आपने। वो फिर ब्रोका एरिया में आ गया और वो मोटर एरिया में आ गया और हमने उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन के उसको हमने आंसर कर दिया। अब ये सब साइनेप्सिस बनते हैं बीच में, ब्रेन आप देख लें कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल जैसे कनेक्शन से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। अब उसमें ये होता है कि सम टाइम तो वो चीज़ बड़े अच्छे तरीके से जो है ना कन्वे हो जाती है और माँ बाप भी हैरान होते हैं, थेरेपिस्ट भी हैरान होते हैं कि बच्चे ने तो आज पूरा जुमला कह दिया। ऐसी हैरानी, और बाज़ का तो एक इतनी सिंपल बात होती है तो वो समझ नहीं आ रही होती है। असल में यही इशू चल रहा है। उसके लिए फिर हम लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं कि जी बच्चा मूड के साथ चल रहा है, कि आज बच्चे का मूड अच्छा था तो उसने सब कर दिया और आज मूड अच्छा नहीं था तो आज नहीं किया। दूसरी बात ये होती है कि देखें, बच्चा कोई बिल्कुल ब्लैंक स्लेट नहीं होता। ये एक फितरत ने भी चीज़, नेचर ने भी बनाई हुई है कि जब बच्चा पैदा होता है और इस दुनिया में आता है तो देखिए 3-4 महीने का बच्चा भी आपको सोशल स्माइल दे रहा होता है, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करके। आप गुस्सा करते हैं तो बेचारा रोने लग जाता है, आप उससे कोई अच्छा उसको प्रेस करते हैं, स्माइल के साथ करते हैं, तो वो भी आगे से आपके साथ उस तरह करता है। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही होती, जैसे आपने कहा कि अंडरस्टैंडिंग उसको आ रही है। अब ख़ास तौर पे स्पेसिफ़िकली हम सेंसरी अगर इश्यूज़ की बात करते हैं, एसपीडी की, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, तो उसमें ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी लेवल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब लैंग्वेज डेवलप होने के बावजूद भी आप कहीं स्टक हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। मैंने पहले भी अपने कुछ वो पिछले प्रोग्राम्स में बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स भी आए थे जिनके साथ बजाते खुद
ये एसपीटी का इशू था। तो उनका ये कहना था, वो अभी काफ़ी अच्छी हाई पोस्ट पे हैं और काफ़ी लोगों को वो जो है लीड कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं ओवरलोडेड होता हूँ तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए मेरे पास कोई आंसर नहीं होता कि मैं क्या हूँ। मेरा दुनिया को देखने का नज़रिया, मेरा एंगल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अभी देखिए ना, अब मोस्टली ये एक दिमाग में बात आ रही होती है कि ये तो या तो ज़ुबान बच्चे की जुड़ी हुई है या बच्चा सुन नहीं रहा। अगर ये 2 प्रॉब्लम नहीं है तो बस सब कुछ परफेक्ट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं चल रहा होता। देखिए, जो एसपीडी है ना, जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ये तो एज के साथ होता ही होता है, लेकिन उसको स्टार्टिंग में एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है कि वो बच्चे का लर्निंग वाला टाइम होता है और उस टाइम जो है वो चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त हमने उसको करवाना ही करवाना है ताकि वो अपनी टाइमली चीज़ों को लर्न करे। क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम बात करते हैं तो वो पैदा होने से लेके तो तकरीबन 6 से 7 साल तक बहुत ज़्यादा उसमें कह लें कि इफ़ेक्ट्स आते हैं पॉजिटिव। और अगर उस टाइम हम चीज़ों को सुलझा लेते हैं तो हमारी जिग-जैग वाली पोजीशन निकल जाती है कि कभी हम ये कर रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, कभी हम जो है थेरेपीज़ दे रहे होते हैं। तो मैं तो स्कूल से मना नहीं करती हूँ, आप स्कूल में भी भेजें, लेकिन जो बच्चे की नीड्स हैं वो ज़रूर पूरी करें। स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि आप जो है आपके बच्चे ने वहाँ सब कुछ सीख लिया। बहुत सारे यहाँ बच्चे आते हैं, उनकी स्पीच भी वो कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी हद तक चीज़ों को वो मैनेज भी कर रहे होते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एकेडमिक्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि उनके बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ऑड हो जाते हैं और वो एक ज़रूरत से ज़्यादा वो एक ज़िद और वो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। क्योंकि अगर ASD की बात करते हैं ना, तो ASD में आपको स्किल्स चल रही हैं, जूते पहनना, उतारना, कपड़े चेंज करना, कॉमिंग करना, ये सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है। और उसकी जगह हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप इनको कोई ऐसे ब्लॉग्स या कोई चीज़ें देते हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। अब वो 2 साल के बच्चे ने जो है वो फ़िश बनाई हुई थी, वो जो एक बड़ी सी फ़िश होती है, शार्क थी या पता नहीं क्या थी, आई डोंट नो। तो वो उसने शार्क ड्रा की हुई थी, फिर उसने ऐसे रैंडमली ट्रैक्टर बनाया हुआ था। अब मुझे बताएं, इतना उसका माइंड शार्प था कि उसने एक आध दफ़ा शार्क देखी और शार्क, या तो मुझे भी कोई शार्क बनाने को कहे तो मैं भी 4 दफ़ा सोचूंगी कि कैसे बनानी है। या ट्रैक्टर एक टोटली डिफरेंट चीज़ है, कार तो है नहीं, लेकिन उसने उससे किसी टायर शायर लगा के बनाया। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि जिधर से गुजर जाते हैं, स्पेशली एस्पर्जर्स की हम बात करेंगे या आई फंक्शंस के साथ जो बच्चे होते हैं, एक्स्ट्रा जो जीनियस होते हैं, जिनको हम ये भी कह रहे होते हैं जी ABC भी इनको आ गई है, तो अल्फ़ाबेट्स भी आ गई हैं इनको, तो पजल फिक्सिंग इनके उल्टे हाथ का काम है, तो ब्लॉक मेकिंग। अब मेरे पास एक बच्चा था, वो डेली की उन ब्लॉक्स के साथ एक नई गाड़ी डिज़ाइन करता था। एक लफ्ज़ वो बच्चा नहीं बोलता था, एक बात नहीं वो करता था, बल्कि उसकी ड्रोलिंग भी होती रहती थी सारा दिन। वो मुँह साफ़ करता था अपना और साथ वो बनाता जाता था, और डेली की एक न्यू चीज़, एरोप्लेन्स, ट्रेन और कार्स, जिसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन वो आम बंदा नहीं बना सकता, उसको नहीं कर सकता, वो करते हैं। जी जी जी, श्योर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो न्यूरो बच्चे होते हैं, इनका 6 साल तक अगर आप टॉपर कराएं तो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद इनका आप जितना भी कराएं काम नहीं करते, ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी एज में इनकी थेरेपी, किसी भी एज में बिल्कुल करती है। देखिए, अभी लर्निंग का तो कोई है ही नहीं ना, और हमारी हदीस भी है कि क्या है, गोद से लेके गोद तक आप इल्म हासिल करें। तो अगर अल्लाह मियाँ ने ये बात की है तो इसके पीछे कोई मकसद है। लर्निंग हर पॉइंट पे होती है, लेकिन देखिए अब, लेकिन ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, अब साइंस जो कहती है वो 3 साल तक जो है बच्चे की ब्रेन की, पर्सनैलिटी की एक डेवलपमेंट हो जाती है, और आप जिस ट्रेड्स में या जिस चीज़ में डालते हैं तो वो बच्चा वो बन जाता है। तो बेस्ट टाइम जो है वो अर्ली इंटरवेंशन का है, स्टार्टिंग का है, पैदा होने से लेकर और 6-7 साल तक का बेस्ट टाइम है। मतलब उसमें मैंने अपनी लाइफ में बेशुमार बच्चे जो मेरे पास भी ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या वैसे भी जो ट्रीटमेंट ले रहे थे, वो बच्चे मेन स्ट्रीमिंग स्कूलिंग सिस्टम में गए हैं। 100% परफेक्ट की मैं बात नहीं कर रही, 100% तो अल्लाह की ज़ात ही हो सकती है ना, तो वो तो नहीं है, लेकिन इस तरह से है कि बच्चे एकेडमिक्स को कर रहे हैं, बेसिक उनकी लर्निंग सारी चल रही है। मतलब नोबडी कैन जज के इसके साथ कभी पास्ट में ऐसा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, आपने भी ज़रूर देखे होंगे ऐसे बच्चे। हाँ, अभी जहाँ तक जो आपका ये पार्ट है क्वेश्चन का कि लर्निंग स्टॉप नहीं होती है, और उसमें आप
बड़ी सिंपल सी बात है, आप किसी भी एक चीज़ को संवारने लगे तो क्या वो अच्छी नहीं हो जाती? टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, हाँ स्लो हो सकता है, वो वाली चीज़ें शायद हम ना कर सकें। अब इसीलिए तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स को ये गाइड करें, चाहे वो हमसे नाराज़ हो या राज़ी हो। मेरी तो यही कोशिश होती है कि भाई अर्ली इंटरवेंशन कम्प्लीटली करें। ये बच्चा आपका फ्यूचर है, अभी की आपकी इन्वेस्टमेंट बाकी लाइफ के लिए आपकी सेविंग है। और अगर अभी आप जो है वो प्रॉब्लम फील करते हैं तो फिर क्या ये चीज़ें प्रोलॉन्ग चलेंगी ही चलेंगी, ये ख़त्म नहीं हो सकती। आंखें बंद करने से ख़त्म नहीं हो सकती, सुलझाने से सुलझ जाएंगी, नहीं सुलझाएंगे तो उलझी रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो फिर कुछ अजीब सी शक्ल में हमारे सामने आती हैं। बल्कि माशाल्लाह आप लोग इतने अरसे से आ भी रहे हैं, आप लोग खुद भी देखेंगे तो मेरे से अच्छा आप लोग भी डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आप उन बच्चों से मिलते भी हैं, देखते भी हैं, पेरेंट्स से भी बात होती है। तो वो बच्चे देखने में आप बोल भी रहे हैं, तो मेरा तो फिर यही क्वेश्चन होता है उनसे कि खाली बोल लेना ही कंप्लीट पर्सनैलिटी होती है? तो खाली बोल लेना नहीं होता, बेसिक चीज़ें ही नहीं आपको पता चल रही। फिर आप जो है कहते हैं आप स्कूल की छुट्टियां हुई हैं तो 2 महीने के लिए हम कोई कमाल कर देंगे, ऐसा होता है हमारे पास, ऐसी प्रैक्टिसेस आती हैं। और वो 2 महीने में कहते हैं सब कुछ हो जाए, और बाकी जो 8-9 महीने होते हैं वो बच्चे को एक अजीब सी सिचुएशन में। लेकिन उसमें भी एक स्टेज आती है जब बच्चा 8 साल से ऊपर जाने लगता है ना, तो फिर उस वक्त आ रही होती हैं कंप्लेंट्स बच्चे की कि ये दूसरे बच्चों को तंग कर रहा है, क्योंकि उनकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती है। हाँ जी, तो उनकी जब एडजस्टमेंट नहीं हो रही होती, फिर टीचर्स भी कहते हैं कि ये आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, कुछ सपोर्ट चाहिए। बेहतर यही है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। अभी तो वैसे काफ़ी चेंजेस आ भी गई हैं सोसाइटी में, लेकिन स्टिल जी जी आइए आगे समझिए। जो मेडिकेशंस होती हैं, फर्दर मेडिकेशंस होती हैं बच्चों के रिलेटेड, जैसे आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, होम्योपैथिक होगी या स्टेम सेल थेरेपी होगी, वो सारी, तो वो बच्चों को देना ठीक है या लेवल देखना चाहिए? देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि जो ट्रीटमेंट थेरेपीज़ में होती है वो किसी चीज़ में नहीं होती। अच्छा, अब अगर मेडिकेशन की हम बात करते हैं, मेडिकेशन 2 सूरतों में आप दे सकते हैं। एक तो या तो बच्चा इंतहाई हाइपर एक्टिव है, आपने 4-6 महीने लगाए हैं, बच्चे को थेरेपीज़ दी हैं प्रॉपर, उसको उसकी डाइट चेंज की है, उसका स्केड्यूल चेंज किया है, उसके बावजूद बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, एक तो तब आप उस वक्त कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि उसकी जो अगर स्लीप डिसऑर्डर चल रहा है, अब स्लीप डिसऑर्डर में भी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स की भी बात करते हैं और भी चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं, स्केड्यूल चेंज कर लें, रूम जो है वो चेंजिंग उसमें ले हैं, उसके बावजूद भी बच्चा डिस्टर्ब और रात की नींद नहीं पूरी ले रहा, तो उस सूरत में करते हैं। अदरवाइज़ इसकी कोई मेडिकेशन है ही नहीं। बहुत बड़े बड़े नाम, अब आप चाहती हैं मैं होम्योपैथिक वालों से भी जो है वो भी मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन मैंने ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे। देखिए अगर इतनी ये आसान और शॉर्टकट बातें होती, आज तक तो किसी ने यही नहीं पता लगा सका एग्जैक्टली 100% कि ये किस वजह से हो रहा है। तो फिर अब मुझे बताएं कैसे हम उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली मेडिकेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। डाइट से फर्क तो पड़ता है ना, डाइट इज़ समथिंग एल्स। डाइट तो हम भी रिकमेंड करते हैं, डाइट से तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन डाइट इज़ नॉट द ओनली ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ वन एलिमेंट। ये एक एलिमेंट है आपकी मोडिफिकेशन के लिए बच्चे की। तो मेडिकेशन की अगर ज़रूरत नहीं है तो इस तरफ ना जाए। नहीं, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह को कोई फ़ायदा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल। और जो कहते हैं ग्लूटेन कम करें डाइट से, वो हर ऑटिस्टिक बच्चे का कम करना बेटर रहता है या स्पेसिफिक होता है, किसी बच्चे को एलर्जी है तो कम करें और ज़रूरत नहीं है? नहीं, देखिए उसमें ना जैसे मोस्टली हम लोग रिकमेंड कर रहे थे, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसमें हम कहते हैं कि इसकी स्वीट्स और कलर्ड फ्लेवर्ड इस तरह की चीज़ें, पैक्ड चीज़ें ना दें आप। एक तो उससे क्या होती है, उस बच्चे की हाइपरनेस कम हो जाती है और उसकी अटेंशन जो है वो इंक्रीज़ होने लगती है। अच्छा, उसमें एक तो हमने ये कहा ना कि अगर अटेंशन डेफिसिट चल रहा है बच्चा और हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो उसके लिए तो वो डाइट की उस तरह से हमने मॉडिफिकेशन कर दी। अब अगर ASD की हम बात करें तो उसमें टिपिकल 3 चीज़ें चल रही होती हैं ना, जो मैं अक्सर पेरेंट्स से भी करवा रही होती हूँ कि आप खुद से डायग्नोसिस दें। उसमें एक आपका 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा होता है, एक और बिहेवियर्स चल रहे होते हैं और एक सोशलाइजेशन चल रही होती है, ठीक है। अब अगर ये 3 रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो उसमें हमें चाहिए, चाहे वो प्रॉपर कोई लिख कर दे रहा है डायग्नोसिस या नहीं लिख कर दे रहा, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आप ग्लूटेन फ्री और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर आप स्टॉप कर देते हैं तो ये जो 3 प्रॉब्लम्स हैं उससे वो सॉल्व होते हैं। नो,
टू वे कम्युनिकेशन, अच्छा, बिहेवियर्स एंड सोशलाइजेशन। मतलब काफी फर्क डाइट से भी पड़ेगा। यस, बट देखिए जो आपकी गट फॉर्मेशन है वो उसका तो बहुत बड़ा इफेक्ट है ना आपकी बॉडी के ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर। ऐसे ही है। लेकिन, मुझे किसी ने कहा था कि अगर बच्चे को ग्लूटेन एलर्जी नहीं है तो आप ग्लूटेन नहीं, कम ना ऐसा नहीं। करो कि वो फिर बच्चा लाइफ टाइम उस पे चला जाएगा, वो ग्लूटेन फ्री नहीं अच्छा, ये बड़ी एक मज़े की बात है इस टॉपिक से हट के, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इशू से हट के। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग जो डाइट लेते हैं इससे हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, जी। हाइपरटेंशन हो जाती है, अच्छा जी, फिर हम डायबिटिक हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ज़्यादातर जो कसूरवार चीज़ निकल रही होती है वो बीच में से गंदम निकल रही होती है। उसका मैदा, जो मैदा क्या बनाते हैं उसको, जो भी वो निकालते हैं, जो चीज़ें जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं ना गंदम में से, वो सब चीज़ें आपको नुकसान दे रही होती हैं। सैचुरेटेड होता है ना फैट, मतलब जो गंदम में से जो भी चीज़ें निकल रही हैं ना जिस भी फॉर्म में, फाइबर। मोस्टली वही चीज़ें आपको नुकसान। आप बेकरी के आइटम्स देख लें, ठीक है, आप ये नान रोटियां देख लें इस तरह की, तो वो ये आपको नुकसान दे रही होती हैं। अगर आप एक रोटी छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आप दुनिया की कोई भी अच्छी डाइट लेते हैं तो वो आपको एक तो वो हेल्दी भी रखती है, आपको स्मार्ट भी रखती है। ऐसे ही है, हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स नहीं खा रहे होते हैं, हम कोई अच्छी चीज़ नहीं खा रहे होते क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 रोटी खाई भी होती है, तो फिर हमें गुंजाइश ही नहीं होती कि कुछ खाना है। तो वो दूसरी तरफ डेफिशिएंसीज भी चल रही होती। तो वहीं हमारी डिस्कशन में एक बंदे ने बड़ा अच्छा एक वो पॉइंट उसने रेस किया। उसने कहा जी गंदम अगर इतनी अच्छी होती तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ना निकलना पड़ता। तो हमें इस चीज़ से भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये हमारे लिए कोई इतनी बेनिफिशियल नहीं है। और आप खुद भी फील करेंगे कि जब आप 2-4 दिन रोटी नहीं खाएंगी, उसकी जगह आप कोई प्रोटीन ले लेंगी, कोई हेल्दी फ्रूट्स ले लेंगी, नट्स ले लेंगी, आप अपने आप को लाइट भी फील करेंगी और एनर्जेटिक भी फील करेंगी। लेकिन जैसे ही रोटी खाई तो फिर आप नींद की तरफ चलवाएंगी। लेकिन मैम ये जो बच्चे होते हैं जिनके साथ वो नॉर्मल खाने में इतना तंग करते हैं, उनको इस डाइट उसकी हल है ना, उसकी मैनेजमेंट है। और हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि लाइफ टाइम के लिए उसकी चीज़ें ख़त्म है, हाँ, लेकिन जिस वक्त उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस वक्त अर्ली इंटरवेंशन चल रही है, तो उस वक्त तो हमें डेफिनेटली स्टॉप करनी चाहिए ताकि हमें रैपिडली जो है प्रोग्रेस मिले। ठीक है, तो उसके लिए इसको स्टॉप करना उसमें ये बेहतर है। बच्चे आगे रखते हैं, जब बच्चा पहले खाएगा। हाँ, उसका सॉरी मैं उसका ये बताना चाहती हूँ आपको कि उसमें आपने ये करना है कि आप बाजरे की रोटी दे सकते हैं, ठीक है, आप मकई की रोटी दे सकते हैं, ये भी तो अनाज है ना। जी, तो ये गंदम तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि गंदम ही गंदम देनी है। सही। हम लोगों ने पता नहीं गंदम को इतना ज़रूरी क्यों अपनी लाइफ में कर लिया हुआ है। शुरू से उस रोटी को हाँ। मैंने बड़ों से खाया। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे कोई कह रहा होता है जी कैमल मिल्क दे दें या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, चलें, हेल्दी होती हैं चीज़ें, उनसे वो नहीं है। लेकिन अगर ये कहें कि वो इनका ट्रीटमेंट है तो वो उस तरह से नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि वर्चुअल ऑटिज़म और दूसरे ऑटिज़म है। क्या करें? देखिए, कैसे पता चले? हाँ, कैसे पता चलेगा ये, अब आप आम बंदे के लिए उसको जजमेंट करना ज़रा मुश्किल है, ठीक है। वर्चुअल ऑटिज़म ये होता है कि बाकी जो बच्चे के माइलस्टोन्स होते हैं और जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसमें ये जो 3 मैंने आपको बताए ASD के साइन सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, सेंसरी इश्यूज अगर हमें नज़र आ रहे हैं, बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा ऑड अगर हमें नज़र आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर वो वर्चुअल नहीं है, Virtual नहीं? फिर उसमें प्रॉब्लम है, उसको हमें मानना होगा। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैं भी और मेरे बहुत सारी जो अहबाब हैं एक ही हम लोग जो फील्ड के, हम एकदम से चीज़ों को बहुत नेगेटिव नहीं करते। एकदम से हम आपको परेशान कर दें तो आप भी परेशान हो जाएंगे और वो कहते हैं हाथ पाँव छोड़ देते हैं। उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा आपको जो है वो बताया भी जाए और थोड़ी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता करके आप तक पहुँचाया जाए, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप भी जब समझने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे। मैं जब यहाँ आते हैं पेरेंट्स में उनको टॉपिक्स बताती हूँ कि ये वाले जाके आपने स्टडी करने, ना कि मैं अपने मुंह से बताऊँ, आप खुद इसको स्टडी करो, आप लोग पढ़े लिखो, तो वो फिर बातें ज़्यादा अच्छे तौर पे अंडरस्टैंड हो जाती हैं, तो उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो virtual ऑटिज़म है उसमें रिवर्स हो जाता है बच्चा बिल्कुल। देखिए, दोनों में हो जाता है, अच्छा, दोनों में हो जाता है, दोनों में हो जाता है। सिर्फ क्या है, आपको मेहनत करनी है, जी, वो तो साथ है। वो बस और मिलके। एक और सवाल था, जैसे थेरेपीज इधर सेंटर में तो होती रहती है, जैसे स्पीच होगी, बिहेवियर होगी, इसके अलावा जो फर्दर होती हैं थेरेपीज, जैसे
एक्वाथेरेपी कहते हैं, पानी में बच्चे को लेके जाए, और भी कितनी नहीं आ गई है, प्रेशर करवाया, मसाजेस वाली थेरेपीज आई हैं, वो आप क्या कहते हैं? ये सारी इन्हीं थेरेपीज़ की अगली वाली फॉर्म्स हैं। यस, देखिए ना, अब अगर उसको सेंसरी इश्यूज़ हैं तो फिर अब हर इंस्टीट्यूट में तो ये पॉसिबल नहीं है कि स्विमिंग पूल और वो कर रहे हो या बच्चे को राइडिंग करवा रहे हो, ठीक है। तो फिर उसके लिए पेरेंट्स को गाइड जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करवा सकते हैं, तो वो करवा लें, करवा लेनी चाहिए। देखिए, जब तो बच्चा आता है ना इंस्टीट्यूट में, वहाँ तो ऑलरेडी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, उसकी नीड के मुताबिक चीज़ें होती हैं। घर में ऐसा नहीं होता, तो वो इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहा होता है, प्लस आपसे वो उस तरह से मैनेज भी नहीं होता। देखिए, उसमें बच्चे भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, उन्हें पता तो होता है ये पेरेंट्स है, ये हमारे टीचर तो हैं नहीं, हम अगर रोएं धोएंगे तो मानी जाएगी हमारी बात। तो ऐसी सिचुएशंस में करने के लिए बच्चे को कूल डाउन करना ज़रूरी है। दूसरा भी जो आप कह रही हैं कि वो मसाजेज़ या जो थेरेपीज़ हैं वो भी सेंसरी इश्यूज़ के साथ ही है, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब उसी में ही है। इसीलिए तो है कि अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा अरसे तक करना पड़ता है। अगर खाली बिहेवियर्स चल रहे हैं या इस तरह की कम्युनिकेशन की या सोशलाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती है। इसलिए तो हम किसी को फिक्स टाइम नहीं दे सकते कि 3 महीने में होगा, 4 में होगा, 6 में होगा। और बाज़-औक़ात बच्चा जो है, अगर थोड़ी सी भी उसको थेरेपी मिलती है तो एकदम रिलैक्स, कूल डाउन हो जाता है और एकदम से परफॉर्मेंस शो करने लगता है। लेकिन जो थेरेपीज नहीं करवा सकते 2 महीने 3 महीने किसी रीजन की वजह से, बच्चा फिर वापस सारा उधर चला जाता है। ऐसे ही है, ऐसा हो रहा है। नो, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ट्रीटमेंट का एक ड्यूरेशन होती है। नॉर्मली जो मेरे एक्सपीरियंस में है, तकरीबन 1.5 से 2 साल, 2.5 साल तक जो है बच्चा, अगर उसको प्रॉपर आप देते हैं थेरेपीज़ और बाकी तमाम एरियाज़ पे भी उसके काम करते रहते हैं, तो बच्चा बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन 80%, 90% जो है वो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है।